नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और पॉलिटिक्स विद प्रभाकर के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा पश्चिम बंगाल के पड़ोसी असम में होने वाले विधानसभा चुनाव की। वैसे तो चुनाव पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल जितनी सुर्खियां बटोर रहा है उसके तले कहीं न कहीं पड़ोसी असम के विधानसभा चुनाव दब से गए हैं। उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है राष्ट्रीय मीडिया में, और पश्चिम बंगाल तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है विभिन्न वजहों से। लेकिन आपको मैं बता दूं कि असम के चुनाव भी कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है इस राज्य को। इसके अलावा बीजेपी यहाँ पिछले 5 वर्षों से सत्ता में है। उसके सामने सीएए यानी नागरिकता कानून और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स एनआरसी की चुनौतियों के बीच अपनी सरकार बचाने की कड़ी चुनौती है। और आपको याद होगा एनआरसी और सीएए का सबसे ज़्यादा विरोध असम में ही हुआ था और कई दिनों तक हिंसा चली थी, कुछ लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे, कई दिनों तक बंद रहा था। ये तमाम चीज़ें हुई थी, उसके बाद मामला दब सा गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने जहां पश्चिम बंगाल में सत्ता में आते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नागरिकता कानून लागू करने की बात कही है, वहीं असम में अपने घोषणा पत्र में तो उसने एनआरसी को तो संशोधित करने और नए सिरे से उसकी कवायद शुरू करने की बात कही है, लेकिन सीएए यानी नागरिकता कानून के मुद्दे पर वह हैरत अंगेज तरीके से चुप है। शायद उसे डर है कि कहीं इस मुद्दे पर उसे नुकसान न उठाना पड़े, खामियाजा इसका न भरना पड़े। तो इस बार असम चुनाव इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई हलकों में कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए असम में सरकार बचाए रखने की राह उतनी आसान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक तमाम लोग पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम के दौरे भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब तक पश्चिम बंगाल नहीं आए हैं, लेकिन कई बार असम के दौरे पर जा चुके हैं। असम में आप जानते हैं विधानसभा की 126 सीटें हैं। पिछली बार 60 सीटें जीती थी बीजेपी ने, कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें मिली थी। उससे पहले 15 साल तक तरुण गोगोई की सरकार थी, तो उसको एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। मतभेद थे। उसके नेता जो नंबर 2 नेता थे हिमंत बिस्व शर्मा, वो बीजेपी में शामिल हो गए। और हिमंत बिस्व शर्मा को असम की राजनीति का, या यूँ कहें पूर्वोत्तर की राजनीति का चाणक्य कहा जा सकता है। तो नंबर 2 हैं अभी भी और सारी रणनीति वही बना रहे हैं। और इस बार वहाँ कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और दूसरे दलों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया है। दूसरी ओर बीजेपी ने अपने पुराने सहयोगी बोडो पीपुल्स फ्रंट को छोड़ दिया है और नई पार्टी के साथ यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के साथ समझौता किया है। तो राज्य के 27 ज़िलों में तो सब मिला के 9 ज़िले ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यक बहुल हैं, अल्पसंख्यक मेजॉरिटी है और करीब 49 सीटों पर उसका असर है। 2016 के चुनाव में यानी पिछले विधानसभा चुनाव में इन 49 सीटों में से 22 बीजेपी को मिली थी। और उसकी एक वजह थी कि तब कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अलग अलग लड़े थे और उन दोनों के बीच मुस्लिम वोटरों का बंटवारा हो गया था, तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिला था। अब बीजेपी को उम्मीद है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा और उससे एक बार फिर सत्ता में आएगी। और कई चीज़ें दांव पर लगी है बीजेपी के लिए। अगर वो दोबारा सत्ता में लौटती है तो उसका दावा होगा कि लोगों ने नागरिकता कानून का समर्थन किया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर में उसकी पकड़ और मजबूत होगी। इसके अलावा वह यह साबित कर सकती है, दावा कर सकती है कि 2016 की उसकी जीत कोई तुक्का नहीं थी और लोगों ने समझबूझकर बीजेपी की नीतियों का समर्थन किया था और उसे सत्ता सौंपी थी। तो अब यहाँ भी पश्चिम बंगाल की तरह असम में भी महिला वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। 2.24 करोड़ वोटरों में से 1 करोड़ 10 लाख महिलाएं हैं, तो उनको भी लुभाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा है असम में चाय मज़दूरों का। चाय मज़दूर करीब 10 लाख चाय मज़दूर हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इनको लुभाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार ने बीते दिनों
इनकी दैनिक मजदूरी बढ़ा दी थी, लेकिन चाय बागान मालिकों की अपील पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फ़िलहाल उस पर रोक लगा दी और हाई कोर्ट का कहना था कि अगर बागान मालिक चाहें तो मजदूरी बढ़ा सकते हैं। तो मामूली एक मजदूरी बढ़ाई गई है उनकी, 26 या 27 रुपये, 167 रुपये थी पहले दैनिक मजदूरी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी, हमने देखा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने तमाम दौरों में चाय बागानों में जा रहे हैं। प्रियंका गांधी तो चाय की पत्तियां तोड़ती नज़र आई, असमिया पोशाक पहनकर उनके साथ नाचती नज़र आई। इसी तरह राहुल गांधी भी 2 बार से अपने दौरे में चाय बागानों में जा रहे हैं, चाय मज़दूरों के साथ बैठकर खा रहे हैं। और चाय मज़दूरों के वोट यहाँ बहुत अहम हैं। और पवन सिंह घटवार हुआ करते थे ट्रेड यूनियन नेता चाय बागान मज़दूरों के, तो वो लगातार कई बार जीत चुके हैं ऊपरी असम से इन चाय मज़दूरों के समर्थन से ही। तो इससे समझा जा सकता है कि चाय मज़दूरों के वोट यहाँ कितने अहम हैं और इसीलिए इनको लुभाने की कोशिशें हो रही है। तो इस बार कई मुद्दे हैं, ये देखना होगा, चुनावी नतीजे बताएंगे कि एनआरसी और सीएए के प्रति जो लोगों में नाराज़गी थी वो कितना हो रही है। फिर बराक घाटी का मामला देखना होगा, फिर बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ का मामला है। इसके अलावा बीते कुछ वर्षों में बंगालियों और असमियों में, खासकर असमियों और गैर असमियों में एक विभाजन की रेखा बढ़ी है जब से बीजेपी की पकड़ वहाँ मजबूत हुई है। तो ये देखना होगा ये विभाजन किसके पक्ष में रहता है या किसको नुकसान पहुँचाता है। ये कई तमाम चीज़ें हैं पूर्वोत्तर में। और पूर्वोत्तर में जीत के बाद बीजेपी एक संदेश जरूर देगी कि नागरिकता कानून कोई तुक्का नहीं था या उसमें कोई गलती नहीं थी और वो कानून बेहतर है। हालांकि ताज़ा खबर ये है कि 26 बुद्धिजीवियों ने एक खुला पत्र लिखकर लोगों से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की है। इसमें तमाम जाने माने लोग, साहित्यकार और कलाकार शामिल हैं। इसका कितना नुकसान होगा या इसका क्या असर होगा ये भी अभी कहना मुश्किल है। तो बीजेपी चाहती है कि इस बार अपने बूते वो सरकार बनाए ताकि आगे चलकर कोई दिक्कतें नहीं हो। सरकार बनाने के लिए उसे कम से कम 64 सीटें चाहिए। हालांकि अमित शाह और हिमंत बिस्वा शर्मा ने वहाँ मिशन 100 का नाम दिया है, यानी 100 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया है, जैसे पश्चिम बंगाल में 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। तो इस लिहाज से असम का चुनाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात दिगर है कि पश्चिम बंगाल की जो चर्चा हो रही है उतनी चर्चा असम की नहीं हो रही है। तो मैं बीच में असम की भी चर्चा करता रहूँगा। और चलने से पहले एक बार फिर अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और टिप्पणियों के जरिए मेरा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।